हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सो बच्चों, मैं आपसे बता दूं कि क्लासें पॉलिटी की चल रही हैं और बच्चे कह रहे थे कि सर मॉडर्न हिस्ट्री कराइए। तो मैं मॉडर्न हिस्ट्री क्लासें भी मैंने जो है वो प्लान बना लिया है कि शेड्यूल के साथ आपको देनी है। फिलहाल देखिए, अभी तक अगर हम बात करें पॉलिटी के बारे में तो पॉलिटी में हमारा ये जो लेक्चर है ये पांचवा लेक्चर है। दो लेक्चर मैंने पहले पढ़ाए थे, उसके बाद में दो लेक्चर पढ़ाए, एक संविधान की प्रस्तावना और एक मैंने बात करी थी संविधान के भाग एक के बारे में, यानी आर्टिकल 1, 2, 3, 4। और वहीं पर मैंने बात की थी बेरूवारी केस की जो 1960 में हुआ था, और वहीं पर थोड़ा मैंने समझाया था नेहरू नून समझौता जो था। फिलहाल आज जो मैं आपसे बात करने वाला हूं वो बात करने वाला हूं कि किस प्रकार से जो आज प्रेजेंट टाइम में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो ये कैसे बने हैं, पूरी कहानी कहां से शुरू हुई है, इस बात को हम देखते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्लास है तो कोशिश करिएगा समझने की। खैर देखिए, अगर हम बात करें तो आप जानते हैं कि भारत पर एक लंबे समय तक अंग्रेज़ों ने हुकूमत की है। ठीक है, और जो भारत था उस भारत में मेनली दो भारत बन चुके थे। एक तो ये था कि भारत में छोटी छोटी रियासतें थीं, यानी जिन्हें कहा जाता था भारतीय रियासतें, जिन्हें कहा जाता था भारतीय देसी रियासतें, भारतीय देसी रियासतें। और एक भारत वो था जो अंग्रेज़ों की प्रेसिडेंसी के अधीन आता था, या जिसको हम क्या बोलते थे, जिसको बोलते थे ब्रिटिश भारत, जिसको हम बोलते थे ब्रिटिश भारत। तो देखिए, भारत भी कुल मिलाकर के दो भागों में बढ़ चुका था, एक जहां पर देसी रियासतें थी और दूसरा एक ब्रिटिश भारत। और इस ब्रिटिश भारत में जो थे वो ब्रिटिश प्रांत आते थे, जैसे बंगाल हो गया, जैसे बॉम्बे हो गया, जैसे मद्रास हो गया, जैसे पंजाब हो गया। तो ऐसे ब्रिटिश प्रांत थे। और दूसरा क्षेत्र जो था वो था भारतीय देसी रियासतें। अब आप जानते हैं कि जब हमारा मुल्क आज़ाद हुआ तो कुल मिलाकर के ब्रिटिश प्रांतों को दो भागों में बांट दिया गया था, एक तो पाकिस्तान के रूप में और एक भारत के रूप में। कि भाई ये ब्रिटिश प्रांत हैं, ये ब्रिटिश प्रांत दो भागों में बांटे जाएंगे। एक होगा पाकिस्तान वाला क्षेत्र, जो ये वाला क्षेत्र था, और आपका ये बांग्लादेश वाला क्षेत्र था। तो यहां पर जो भी ब्रिटिश प्रांत था वो किनको मिल गया? आपका पाकिस्तान को मिल गया। और बाकी का जो ब्रिटिश प्रांत क्षेत्र था वो मिल गया भारत को। लेकिन मेन बात ये थी कि अभी जो ये बंटवारा हुआ था ये केवल हुआ था ब्रिटिश भारत का। भारत में देसी रियासतें भी काफी थीं। लगभग कहा जाता है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय भारत में 552 रियासतें थीं। 552 रियासतों से यह कहा गया कि अगर आप पाकिस्तान में जाना चाहते हैं तो पाकिस्तान में चले जाएं, अगर आप भारत में जाना चाहते हैं तो भारत में चले जाएं। अब जब दोनों मुल्क आज़ाद हो गए, भारत और पाकिस्तान, तो दोनों ही मुल्कों में एक लड़ाई छिड़ गई कि इनमें से कौन सा देश ज़्यादा से ज़्यादा रियासतों को अपने देश में शामिल कर ले। लेकिन खैर इसमें काफ़ी सफलता हमारे भारत को मिली, और इन 552 रियासतों में से जो भारतीय क्षेत्र में थी, इनमें से 549 रियासतों ने भारत में अपना विलय कर दिया, यानी ये भारतीय वाले क्षेत्र में शामिल हो गई और इन्होंने स्वीकार कर लिया कि हम जो है वो भारत की हुकूमत में ही रहेंगे। 3 रियासतें ऐसी थीं जिन्होंने अपना विलय नहीं किया, जिसमें एक था आपका हैदराबाद, दूसरा था जूनागढ़ और तीसरा था आपका जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन बाद में आप जानते हैं कि बाद में हमने जो है वो तीनों का विलय कर लिया। मेनली हैदराबाद का जो विलय किया गया था ये पुलिस कार्रवाई के द्वारा किया गया था, पुलिस कार्रवाई के द्वारा इसका विलय भी कर लिया गया था हैदराबाद का। पहले हैदराबाद और जूनागढ़ की मंशा ये थी कि ये पाकिस्तान में जाए, लेकिन जो भारत में एकीकरण का दायित्व दिया गया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया था। तो एक लौह पुरुष को दिया गया था भारत के एकीकरण का दायित्व। ऐसे में सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से हैदराबाद का विलय भी हो गया, हालांकि उसमें हमें पुलिस कार्रवाई करनी पड़ी थी। और जूनागढ़ के विलय के लिए हमें जनमत संग्रह करना पड़ा था। मेनली जनमत संग्रह के द्वारा हमने जूनागढ़ का विलय किया था। जूनागढ़ की जनता इस बात को चाहती थी कि वो भारत में जाए। बात रही जम्मू कश्मीर की, तो आप जानते हैं जम्मू कश्मीर को हमने एक स्पेशल राज्य का दर्जा दिया था, विशेष राज्य का दर्जा दिया था, और जो कि अब जो है आकर के 2019 में इसे समाप्त कर दिया गया। और अब तो जम्मू कश्मीर एक राज्य ही नहीं रहा है, अब तो ये 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बंट गया है। फिलहाल ये बात थी आपकी किस तरीके से हमने अपने भारत में ब्रिटिश प्रांतों को जोड़ा और उसके साथ साथ देसी रियासतों का हमने विलय किया। अब मेन बात आती है कि इसके आगे क्या तैयारी रही और कैसे कैसे चीजें हुई। तो देखिए, हमने क्या किया, अपने संविधान में
इन 552 रियासतों को लेकर के कुल मिलाकर के 29 राज्य गठित किए। और ये जो 29 राज्य थे, इन 29 राज्य को हमने कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया, यानी ए, बी, सी, डी। ठीक है, इस तरीके से हमने डिवाइड कर दिया। और ये पूरी की पूरी व्यवस्था जो है ये किस में डाल दी गई है, आपके संविधान के भाग 7 में डाल दी गई। जो संविधान का भाग 7 था, उस भाग 7 में ये व्यवस्था पूरी की पूरी डाल दी गई। तो देखिए, जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उस समय संविधान में इस व्यवस्था को डाला गया। एकीकरण के बाद संविधान लागू जब हुआ तो उसमें इस व्यवस्था को डाला गया। जितनी भी देसी रियासतें थी उन सबको लिया गया और राज्यों के समूह बना दिए गए, ए, बी, सी, डी। आप इसे कह सकते थे क, ख, ग, घ, इस तरीके से बना दिया गया। लेकिन इस काम में इतनी ज्यादा जल्दबाजी हुई थी कि कुछ समस्या आनी शुरू हो गई। समस्या क्या थी बच्चों? समस्या ये थी, जल्दबाजी ये हुई इसमें कि इसमें भाषा को ध्यान में नहीं रखा गया। यानी इसमें गुजराती के साथ मराठी को डाल दिया गया, तमिल के साथ तेलुगु वासी को डाल दिया गया। तो अलग अलग भाषाओं वालों को एक ही राज्य में लग दिया गया, जिसके कारण से कुछ लोगों के अंदर ये वाली भावना आने लगी कि वो भाषाई आधार पर किसी राज्य में माइनॉरिटी में हैं, यानी अल्पसंख्यक हैं। और ऐसे में उनके अंदर ये वाली भावना आने लगी कि उन्हें जो है वो अलग किया जाए, अर्थात एक अलग राज्य के रूप में जो है उन्हें स्थापित किया जाए। और ऐसा जिस राज्य में हुआ वो प्रमुख राज्य था आपका ये वाला, यानी मैं आपसे कहूं तो ये था तमिलनाडु, या हम कह सकते थे मद्रास। ये परेशानी सबसे ज्यादा हुई मद्रास में। एक्चुअली इस क्षेत्र में दो लोगों के बीच में आपस में संघर्ष रहा। एक रहा तमिल भाषी लोगों के बीच में, तमिल वर्सेस तेलुगु। अब ये तेलुगु लोग ये कह रहे थे कि हमें अलग से राज्य दो, यानी हमें अलग से एक राज्य अलग कर दो, ये वाला राज्य अलग कर दो। ठीक है, जो तेलुगु भाषी लोग थे। लेकिन भारत सरकार इस चीज को मानने के लिए जो है वो थोड़ा तैयार नहीं थी। भारत सरकार इस चीज को नहीं मानना चाह रही थी। अच्छा, भारत सरकार इस चीज को क्यों नहीं मानना चाह रही थी, उसका रीजन समझिए। उसका बड़ा रीजन ये था क्योंकि अगर ऐसा किया जाता तो मैं आपसे बता दूं कि भारत में इतनी भाषाएं बोली जाती है, भाषाओं के आधार पर फिर से बहुत सारे राज्य बन गए होते। और इसलिए भी क्योंकि देखिए 1948 में इसी चीज को लेकर के 1948 में इसी चीज को लेकर के दो आयोग बने थे। एक का नाम था एस.के. धर आयोग, एस.के. धर आयोग। ये एक भाषाई प्रांतीय आयोग था। और एक बनी थी आपकी जीबीपी समिति, जीबीपी समिति। मेनली इस समिति का नाम ये इसलिए रखा गया था क्योंकि इसमें 3 लोग प्रमुख रूप से थे। एक तो जवाहरलाल नेहरू, एक वल्लभ भाई पटेल और एक पट्टाभी सीतारमैया। पट्टाभी सीतारमैया 3 लोग थे। तो देखिए 1948 में मुख्यतः 2 आयोग बने थे। एक का नाम था आपका एस.के. धर आयोग। यह आपका पहले बना था, 1948 में बना था और 1948 में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। इस आयोग का यह कहना था कि देखिए भारत में भाषाई आधार पर किसी भी राज्य की अगर मांग हो तो ऐसे में किसी राज्य का गठन नहीं होना चाहिए। और बाद में जब जीबीपी समिति बनी थी, यानी जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया के नेतृत्व में जो समिति बनी थी, उस समिति ने भी ये वाली बात कही थी कि हाँ, भाषाई आधार पर किसी भी राज्य का गठन नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत में होने क्या लगा था? भारत में होने ये लगा कि मेनली दक्षिण भारत में खास करके जब तमिल और तेलुगु भाषी लोगों के बीच में विवाद हुआ तो उसको लेकर के तेलुगु भाषी लोग एक अलग देश की, अलग राज्य की मांग करने लगे। हड़तालें होनी शुरू हो गई, हड़तालें भी होनी शुरू हो गई। और इसी हड़तालों में मेनली एक व्यक्ति था जो तेलुगु भाषी था, जिसका नाम था पेट्टू श्रीरामलू। पेट्टू श्रीरामलू। ये पेट्टू श्रीरामलू की बच्चों क्या हो जाती है, 56 दिन की हड़ताल के बाद, भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो जाती है। जब भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई तो ऐसे पर केंद्र सरकार पर एक अचानक जो है वो एक काफी बड़ा प्रेशर बन गया और मजबूरन केंद्र सरकार को एक अलग राज्य बनाना पड़ा। और वो जो राज्य था वो राज्य था आपका आंध्र प्रदेश। 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन किया गया। ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश भाषाई मांग के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था जो 1953 में गठित किया गया था। 1953 में ये गठित किया गया था, ये पहला राज्य था। अभी सिस्टम यही चल रहा है, अभी यही वाला सिस्टम चल रहा है, लेकिन एक राज्य बढ़ा दिया गया, आंध्र प्रदेश।
और बढ़ाया क्यों गया? क्योंकि मैंने क्या बताया, क्योंकि तमिल और तेलुगु भाषाओं के बीच संघर्ष चल रहा था। तमिल आप जानते हैं ना, ये तमिल भाषी लोग कहाँ थे? यहाँ पर, यानी तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। और तेलुगु भाषी लोग कहाँ पर थे? आंध्र प्रदेश, जो आज का आंध्र प्रदेश है, ये वहां पर उस समय तेलुगु भाषी लोग ज्यादा मेजोरिटी में थे। तो इस तरीके से पहला राज्य जो है वो आंध्र प्रदेश बन गया। अब क्या हुआ? अब जैसे ही आंध्र प्रदेश का गठन हुआ तो पूरे भारत में अनेक राज्यों की मांग उठने लगी। भाषाई आधार पर अनेक राज्य अलग अलग राज्यों की मांग करने लगे। इस मांग को दबाने के लिए 1953 में 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। और देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग जो बना था, नाम से स्पष्ट हो रहा होगा कि भाई ये जो राज्य है, कैक है, गैग है, इन्हें दोबारा से पुनर्गठित किया जाना चाहिए। और खास तौर पर इनमें एक बात ध्यान ये दी जाए कि आगे चल करके कोई इस तरीके की मांग ना उठे अलग राज्य की भाषाई आधार पर। राज्य पुनर्गठन आयोग में कुल मिलाकर के भैया 3 सदस्य थे, और इन 3 सदस्यों में जो इसके प्रमुख थे वो थे आपके न्यायमूर्ति फजल अली की अध्यक्षता में गठित हुआ था ये आयोग 1953 में। एक थे आपके एम पढ़नीकर और एक थे आपके हृदयनाथ कुंजरू। तो 3 लोग थे राज्य पुनर्गठन आयोग में। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था? 1953 में। किसकी अध्यक्षता में? फजल अली की अध्यक्षता में। और बाकी सदस्य जो थे वो एम पढ़नीकर और हृदयनाथ कुंजरू थे। 1955 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी, अपनी रिपोर्ट दी, और मेन रूप से इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि जो भाग 7 के तहत, जो संविधान के भाग 7 में सिस्टम है, ए बी सी डी वाला ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को पूरे को क्या कर दिया जाए? आपका समाप्त कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए। और इसके स्थान पर 16 राज्य गठित किए जाएं, और इन 16 राज्यों का नाम जो है वो इस आयोग ने दिया कि 16 राज्य बनाएं और प्लस 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाएं। लेकिन राज्य पुनर्गठन आयोग की जो सिफारिश थी वो केंद्र सरकार पर बाध्यकारी नहीं थी। अंततः हुआ ये कि सिफारिश की गई थी 16 राज्य बनाने की और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाने की, लेकिन केंद्र सरकार ने कुछ अलग किया। केंद्र सरकार ने 14 राज्य बनाए और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए, यानी 14 राज्य गठित करे और 6 केंद्र शासित प्रदेश गठित करे। अब बात यह आती है कि 1956 में कौन से 14 राज्य बनाए गए और कौन से केंद्र शासित प्रदेश? तो 14 राज्य गठित किए गए और 6 केंद्र शासित प्रदेश। तो देखिएगा, इसमें जो 14 राज्य हुए, इसमें एक तो था आपका जम्मू एंड कश्मीर, एक था पंजाब, एक था राजस्थान, एक था बंबई, एक था कर्नाटक, एक था केरला, एक था मद्रास, एक था बच्चों आंध्र प्रदेश, एक था उड़ीसा, एक था पश्चिम बंगाल, एक था असम, पश्चिम बंगाल, असम, एक था बिहार, एक था एमपी यानी मध्य प्रदेश, और एक था यूपी यानी संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश। तो कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इन 14 राज्यों का गठन किया गया था 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के आधार पर। हालांकि सिफारिश 16 की गई थी, लेकिन फिर भी ये 14 राज्य गठित किए गए थे।
इसके अलावा जो केंद्र शासित प्रदेश थे, 6 केंद्र शासित प्रदेश, इन 6 केंद्र शासित प्रदेशों में एक गठन किया गया दिल्ली, दूसरा हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह। तो कुल मिलाकर के 1 2 3 4 5 6। कुछ किताबों में इन दोनों को 1 लिख दिया है। जब इन दोनों को आप 1 लिख दोगे तो 5 हो जाएंगे और अलग अलग लिखोगे तो 6। तो कुल मिलाकर के 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया और 14 इन राज्यों का गठन किया गया। अब हमें मेन बात करनी है कि भाई किस तरीके से इन 14 राज्यों से हमारे आज के जो कुल मिलाकर के 28 राज्य हैं वो कैसे हुए हैं, इनको हम एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले बात हम करेंगे कि 14 राज्यों से 28 राज्यों तक हम कैसे पहुंचे। जो 14 राज्य थे, इन 14 राज्य से आज 28 राज्यों पर हम कैसे आए हैं, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहली बात 1960 में एक पहले ही राज्य था बंबई। तो ये जो बंबई था, इस बंबई से अलग कर दिया गया गुजरात को, तो एक अलग हो गया गुजरात 1960 में। ध्यान रखिएगा 1960 में बंबई से अलग होकर के बंबई, और ये बंबई क्या बन गया आपका, ये महाराष्ट्र बन गया। तो इस तरीके से महाराष्ट्र से ही अलग होकर के कौन बना आपका, गुजरात बना। तो देखिए 14 थी, 14 से संख्या कितनी हो गई आपकी, +1 हो गई, +1 बढ़ गया, ये फर्स्ट नंबर। इसके बाद आगे चल करके 1963 में नागालैंड बना। नागालैंड असम से अलग होकर के क्या बनता है, नागालैंड बनता है। 1963 में नागालैंड जो है वो एक अलग राज्य के रूप में सामने आया। तो एक राज्य और बढ़ गया 1963 में। उसके बाद 1966 में 1966 में भाई पंजाब से अलग होकर के क्या बना आपका, हरियाणा बना। तो एक राज्य और अलग होकर के बना और वो था हरियाणा। ठीक है, तो भाई 1966 में एक राज्य और बढ़ गया और वो था हरियाणा। इसके बाद आगे समय निकलता गया और 1971 में 1971 में वो हिमाचल प्रदेश जो कि पहले आपका एक केंद्र शासित प्रदेश था, इसी को समाप्त कर दिया गया और इसको क्या बना दिया गया आपका, एक राज्य बना दिया गया। तो 1971 में हिमाचल प्रदेश को एक राज्य बना दिया गया। हिमाचल प्रदेश को क्या बना दिया गया, एक राज्य बना दिया गया। और पहले क्या था, ये एक केंद्र शासित प्रदेश था। तो एक राज्य और जुड़ गया आकर के आपका, ठीक है, 1971 में। इसके बाद आगे चल करके 1972 में 3 राज्य बनाए गए। नंबर 1 मणिपुर प्लस त्रिपुरा प्लस मेघालय। कब, 1972 में, 1972 में। अब यहां पर यह ध्यान रखिएगा, मणिपुर पहले क्या था, एक केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन 1972 में इसे क्या बना दिया गया, एक राज्य बना दिया गया। त्रिपुरा पहले एक केंद्र शासित प्रदेश था, फिर इसे क्या बना दिया गया आपका, 1972 में एक राज्य बना दिया गया। तो इस तरीके से 1972 में 3 राज्य जुड़ गए, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। तो ये 3 राज्य एक साथ फिर से जुड़ गए। आगे समय निकलता है और फिर आता है 1975। 1975 में एक राज्य जुड़ा और जिसका नाम था सिक्किम। 1975 में सिक्किम को एक राज्य बना दिया गया। एक्चुअली सिक्किम की कहानी एक अलग से है, मैं क्लास के लास्ट में वो सिक्किम की पूरी कहानी आपसे डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से हमें सिक्किम को मिलाने के लिए 35वां और 36वां संविधान संशोधन करना पड़ा था 74-75 में, वो मैं आपको बताऊंगा। खैर 1975 में सिक्किम को एक राज्य के रूप में स्वीकार किया गया और एक राज्य और बढ़ गया। आगे उसके बाद समय निकलता है और समय निकलने के बाद में फिर आगे टाइम आता है 1987, 1987।
1987 में दो राज्य और बनते हैं, एक था आपका अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। तो 1987 में दो स्टेट एक साथ और जुड़ गए और उसके बाद 1987 में ही 1987 में ही गोवा को क्या कर दिया गया था, आपका राज्य का दर्जा दे दिया गया था। मैं अभी पढ़ाऊंगा केंद्र शासित प्रदेश में आपके वर्तमान में कैसे 8 हुए हैं। फिलहाल आप पहले राज्यों को समझिए। तो देखिए, दो तो ये बढ़े और इसके साथ साथ एक बढ़ गया आपका फिर से 1987 में ही। जहां तक मुझे उम्मीद है कि गोवा जो है वो 25वां राज्य बना था, तो अभी तक जो राज्य हुए होंगे 25 हो गए होंगे। 14 और 1 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। ये ध्यान रखिएगा, गोवा जो था वो कौन सा राज्य था, 25वां राज्य था। हमारे देश का 25वां राज्य जो बना था वो कौन बना था, ये गोवा बना था। उसके बाद में 2000 में जब 2000 आया तो 2000 में 3 राज्य बने गए, 3 राज्य बने। एक तो मध्य प्रदेश से अलग करके बना दिया गया छत्तीसगढ़ को, ठीक है, छत्तीसगढ़ को बनाया गया एक तो। दूसरा बिहार से अलग करके बनाया गया झारखंड, और यूपी से अलग करके बनाया गया उत्तराखंड, उत्तराखंड। तो 3 राज्य फिर से जुड़ गए 2000 में, और ये जो 25 थे इनसे 3 और बढ़ गए और कितने हो गए आपके 28 हो गए, 28 हो गए अभी तक। इसके बाद में आप जानते हैं कि 2014 में आंध्र प्रदेश को अलग करके एक राज्य और बना दिया गया और वो था तेलंगाना। तो एक और जुड़ गया प्लस एक, तो कुल मिला के हो गए 29। इस तरीके से 14 राज्यों के बाद में आपके ये पूरे 29 राज्यों का सफर पूरा हुआ, और 2029 तक इन राज्यों की संख्या कितनी थी, 29 थी। लेकिन 2019 में एक राज्य को फिर से आपका समाप्त कर दिया गया और उसकी जगह 2 केंद्र शासित प्रदेश स्थापित कर दिए गए। एक आपका किया गया जम्मू और एक किया गया लेह। तो इस तरीके से एक कम हो जाएगा, तब अब कितने बचेंगे आपके 28। इस तरीके से प्रेजेंट टाइम में कितने राज्य हैं आपके, 28 राज्य हैं। तो ये पूरा इतिहास रहा है राज्यों का। 1960 में देखिए सबसे पहले जो राज्य बना है वो 1953 में भाषाई आधार पर बना, वो था आंध्र प्रदेश। उसके बाद में 1960 में बंबई से अलग होकर के गुजरात बना, 1963 में नागालैंड, 1966 में हरियाणा, 1971 में हिमाचल प्रदेश, 1972 में मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा, 1975 में सिक्किम, 1987 में अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम, 1987 में ही गोवा 25वां राज्य बना। 2000 में आपका ये 3 राज्य बने, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। 2014 में तेलंगाना बना, और उसके बाद 2019 में आकर के जम्मू कश्मीर को क्या कर दिया गया, आपका समाप्त कर दिया गया। फिलहाल ये पूरे का पूरा राज्यों का इतिहास था। अब हम बात करेंगे केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। ये केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 हैं। तब ये 8 कैसे बने इसको समझते हैं। तो देखिए 1956 में, 1956 में जो केंद्र शासित प्रदेश थे वो कितने थे, तो मैंने बताया 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। नंबर 1 दिल्ली, दिल्ली, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। उसके बाद में मणिपुर, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, निकोबार और लक्षद्वीप समूह। अब देखिए इनमें से कौन कौन से समाप्त हो गए जिन्हें राज्य बना दिया गया। तो एक तो हिमाचल प्रदेश को 1971 में राज्य बना दिया गया, 1971 में राज्य बना दिया गया। मणिपुर और त्रिपुरा को 1972 में राज्य बना दिया गया। बचे कितने, 3, एक आपका दिल्ली, एक आपका अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, और ये प्रेजेंट टाइम में भी केंद्र शासित प्रदेश हैं।
लेकिन इनके अलावा और भी केंद्र शासित प्रदेश है, वो कहां से आए हैं? फिलहाल मैं इन तीन को हटा देता हूं। 1971 में हिमाचल प्रदेश को राज्य बना दिया गया और मणिपुर और त्रिपुरा को 1972 में राज्य बना दिया गया। अब बात आती है हमारे और भी केंद्र शासित प्रदेश हैं, और वो कौन कौन से हैं उनके बारे में हम बात करें। जैसे आपका दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली, ठीक है। दमन व दीप, हालांकि ये दोनों एक हो चुके हैं, दमन व दीप, अब ये दोनों एक हो गए हैं, लेकिन मैं भी बताता हूं दमन व दीप, ठीक है। चंडीगढ़, पांडिचेरी, पहले इनको समझिएगा। अभी तक हमारे 7 केंद्र शासित प्रदेश होते थे। एक होता था ये दिल्ली, एक अंडमान निकोबार, एक लक्षद्वीप, और ये है आपका दादरा नगर हवेली, दमन व दीप, चंडीगढ़ और पांडिचेरी। 7 हुआ करते थे। इन 7 के बाद में क्या हुआ? जम्मू कश्मीर को तोड़ करके 2 बना दिए गए। एक बना दिया गया आपका जम्मू और एक लेह, तो कितने हो गए? 7 और 2 9, और इन 2 को फिर एक कर दिया गया, तो कितने हो गए? 8। फिलहाल ये कहां से आए हैं, इस बात को समझाने के लिए मुझे नए पेज पे जाना पड़ेगा। आप चीजों को अच्छे से समझिएगा। ये मैंने बनाया भारत का मैप। अब इसमें समझिएगा, इसमें ये कहां पर हैं। सबसे पहले मैं ये बना रहा हूं, यहां पर है आपका ये है दादरा नगर हवेली, दादरा नगर हवेली। यहां पर है दीव और यहां है दमन, यहां पर है दीव और यहां पर है दमन, और यहां पर है आपका नीचे था गोवा। गोवा को भी मुझे बताना पड़ेगा, गोवा। नीचे आते हैं तो नीचे 4 क्षेत्र थे। एक केरल के यहां पर ये था माहे, एक यहां पर था कराईकल, एक यहीं तमिलनाडु में था पांडिचेरी, और एक यहां पर था आंध्र प्रदेश में यनम। तो कुल मिलाकर के ये 4 क्षेत्र। अब इनका सिस्टम क्या है? सिस्टम ये था कि ये जो दादरा नगर हवेली थी, दादरा नगर हवेली, पहले इसी के बारे में बात करते हैं। देखिए, दादरा नगर हवेली ये किसके पास थी भैया? ये पुर्तगालियों के पास थी, यानी ये पुर्तगालियों की एक तरीके से आप इसे उपनिवेश मान सकते हैं, उनकी कॉलोनी मान सकते हैं। दादरा नगर हवेली उनकी एक कॉलोनी थी, लेकिन हुआ क्या? पुर्तगालियों ने इसे छोड़ दिया 1954 में। 1954 में पुर्तगालियों ने इसे छोड़ दिया। जब पुर्तगालियों ने 1954 में इसे छोड़ा, तो उसके बाद में यहाँ के लोगों ने एक यहाँ का लोकल रूलर चुन लिया, यहाँ का स्थानीय प्रशासन चुन लिया, और उसके द्वारा शासन चलाया जाता रहा। लेकिन फिर हमने क्या किया? 1961 में 10वें संविधान संशोधन से, अब देखिए संशोधन क्यों करना पड़ा? क्योंकि ये भारतीय संघ में शामिल नहीं था, तो हमें संशोधन करना पड़ेगा। तो मेनली क्या हुआ, ध्यान रखिएगा कि 10वां संशोधन किया गया, और 10वें संशोधन के माध्यम से इस दादरा नगर हवेली को क्या बना दिया गया? एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, तो दादरा नगर हवेली का आपको समझ में आ गया। अगला है दमन व दीप। तो देखिए, दमन व दीव ये एक ही है, हालांकि ये 2 क्षेत्र थे, एक यहां एक यहां। और गोवा ये भी किसके अधीन था भैया? ये भी पुर्तगालियों के अधीन था, और ये भी पुर्तगालियों से मुक्त हुआ, और इसे भी हमने 1962 में 1962 में 12वें संशोधन के द्वारा, 12वें संशोधन के माध्यम से इसे क्या कर दिया हमने? एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश 1962 में 12वें संशोधन के द्वारा। ठीक है, कैमरा ऑफ हुआ है से, ठीक है। खैर, मैंने क्या कहा कि इसे भी 12वें संशोधन के द्वारा 1962 में इसे भी क्या कर दिया गया? एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। तो कुल मिलाकर के दादरा नगर हवेली और दमन व दीव और गोवा ये पुर्तगालियों के अधीन थे,
मुक्त हुए और 1961 में दादरा नगर हवेली को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया और 1962 में दमन व दीप और गोवा को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। लेकिन 1987 में इस गोवा को यहां से निकाल करके इसे एक राज्य का दर्जा दे दिया गया और केवल यहां पर कौन रह गया, दमन व दीप रह गया। अब बात आती है पांडिचेरी की। तो ये जो पांडिचेरी था बच्चों, एक क्षेत्र नहीं था, ये 4 क्षेत्र थे। यनम था, ये आंध्र प्रदेश में था। पांडिचेरी ये तमिलनाडु में था। कराईकल ये तमिलनाडु में था। माहे ये केरल में था। ये 4 क्षेत्र थे और चारों क्षेत्र किसके अधीन थे, फ्रांसीसी कंपनी के अधीन थे। फ्रांसीसी कंपनी के अधीन। फ्रांसीसी कंपनी ने इसे छोड़ा और छोड़ने के बाद में 1962 में ही मेनली हमने 14वां संविधान संशोधन करके, मतलब 14वें संशोधन के द्वारा इन चारों क्षेत्रों को मिलाकर के हमने एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया और उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम रखा हमने पांडिचेरी। हालांकि इस पांडिचेरी में 4 क्षेत्र आते हैं, नंबर 1 माहे, नंबर 2 कराईकल, नंबर 3 पांडिचेरी और नंबर 4 यनम, जिसमें से एक आंध्र प्रदेश में है, 2 तमिलनाडु में है और एक केरल में है। और आप भी आज भी अगर आप मैप में देखेंगे तो आपको पांडिचेरी 4 जगह लिखा हुआ दिखाई देगा, आंध्र प्रदेश में भी, केरला में भी और तमिलनाडु में भी 2 जगह लिखा हुआ दिखाई देगा। तो ये जो केंद्र शासित प्रदेश था ये हमने एक और बना दिया पांडिचेरी। इस तरीके से ये 3 केंद्र शासित प्रदेश जुड़ गए और एक और बचा, वो है चंडीगढ़। तो आप जानते हैं कि 1966 में पंजाब से अलग करके हरियाणा बनाया गया था। ये ध्यान रखिएगा, इसी समय इससे अलग करके चंडीगढ़ को क्या बनाया गया था, एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। तो अभी मैं अगर 7 के 7 केंद्र शासित प्रदेश एक साथ लिखूं, ठीक है, जो 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, 7 केंद्र शासित प्रदेश, तो इनमें एक तो हो गया जो पहले से था, वो था दिल्ली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये भाई पहले से थे। बाद में जो जुड़े वो कौन कौन से हैं, तो देखिए 1961 में दमन व दीप, दादरा नगर हवेली, 1962 दमन व दीप और 1962 में ही पांडिचेरी और उसके बाद 1966 में चंडीगढ़। ये कुल मिलाकर के 7 केंद्र शासित, 4 और 3 7, ये कुल मिलाकर के 7 केंद्र शासित प्रदेश आपके बन गए थे। अब क्या होता है समझिएगा, अब ये जो आपका जम्मू एंड कश्मीर था, इस जम्मू और कश्मीर को आप जानते हैं 2019 में 2 केंद्र शासित प्रदेशों में तोड़ दिया गया, एक जम्मू और दूसरा आपका लेह लद्दाख, ठीक है, ये 2 में, तो 2 और ऐड हो गए, तो 7 + 2 बराबर हो गए 9। लेकिन 2020 में क्या किया गया, इन दोनों को एक कर दिया गया, दमन व दीप, दादरा नगर हवेली को एक कर दिया गया। बात यह है इन्हें एक क्यों किया गया, तो आप भी थोड़ा सा अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इनको एक क्यों किया गया है। मैं आपसे बताऊं, देखिए यहां पर आप अगर देखिए, यहां पर में ये है आपका दादरा नगर हवेली और इसके पास है दमन और यहां है दीप। देखिए आसपास ही आ रहे हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश अलग करके 2 कार्यालय हो, ये सब व्यवस्था हो, अलग अलग प्रशासक हो, इन सब चीजों को देखते हुए इनको एक कर दिया गया। तो 2020 में ये एक हो गए। तो कुल मिलाकर के प्रेजेंट टाइम में कितने राज्य हैं आपके, 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 हैं। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश करी है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा एक चीज और थी, मैंने बताया था सिक्किम के बारे में कि सिक्किम का क्या था, उसको भी आप समझ लीजिए। सिक्किम, देखिए जो सिक्किम था, देखिए जो सिक्किम था, ये जब हमें स्वतंत्रता मिली थी तो उस समय से ये बिल्कुल एक अलग क्षेत्र था, एक अलग राज्य था, अलग था। लेकिन ये उस समय भारत का रक्षित राज्य था। भारत रक्षित मतलब भारत इसकी सुरक्षा करता था और यहां पर चोग्याल का शासन चलता था, मतलब यहां पर एक अलग शासन चल रहा था सिक्किम में। लेकिन हमने क्या किया था,
हमने जो थे वो इसके संचार मामले, वैदेशिक मामले, रक्षा मामले ये हमने ले लिए थे। मतलब सुरक्षा की दृष्टि से हम इसकी सुरक्षा करते जब इसे जरूरत पड़ती, वैसे यहाँ का शासन प्रशासन अलग चलता था। लेकिन 1974 में इसे क्या बना दिया गया, एक तरीके का संबद्ध राज्य बना दिया गया, एसोसिएटेड स्टेट बना दिया गया, या जिसे मैं कह सकता हूं अधिशासी राज्य बना दिया गया। अधिशासी राज्य एक तरीके का आधा राज्य बना दिया गया 1974 में। और यह किया गया 35वां संशोधन करके ऐसा किया गया। लेकिन उसके बाद अगले ही साल जब जनता नहीं मानी, जनता ने कहा कि नहीं पूर्ण रूप से भारत में शामिल किया जाए, तब 1975 में 36वें संविधान संशोधन के तहत जो है वो इसे क्या बनाया गया, एक तरीके से भारत के अधीन पूर्ण राज्य बनाया गया था, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। तो सिक्किम से जोड़ करके ये दो संशोधन याद रखना, 35वां और 36वां संशोधन 1974 और 75। तो ठीक है बच्चों, काफ़ी लंबी क्लास हो चुकी है और जहाँ तक मुझे लगता है समझ में आई भी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर बताइएगा, क्लास बेहतर है तो बताते रहिएगा, और मैं आगे इसी तरीके से आपकी क्लासें ख़त्म कराता रहूँगा। ठीक है, धन्यवाद।